नमस्कार रेल साथियों। हम सोल्व कर रहे थे बेंगलोर डिवीजन का जे इंटरमीडिएट का पेपर, जो कि 3 पार्ट में हमने इसको सोल्व किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको 1 से 50 तक लिए हैं और सेकंड पार्ट में हमने 51 से 100 तक लिए हैं। और जो पार्ट जो थर्ड बन रहा है वो राजभाषा का है। तो ये जो पार्ट है जो 10 है, इसमें 10 राजभाषा के प्रश्न हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बी आर क्लासेज जो राजभाषा का एक अलग से वीडियो बनाया जाता है, और अलग से बनाने का मकसद यही है कि राजभाषा सबके लिए यूजफुल होती है। तो जो भी पेपर हम सोल्व करवाते हैं, चाहे वो जूनियर क्लर्क का हो, सीनियर क्लर्क का हो, एपीओ का हो, WLI का हो, AWM का हो, AOM का हो, या ग्रुप बी जो भी अधिकारी है उनका हो, या आपके जेई रैंकर जेई इंटरमीडिएट हो, तो हम उसमें से जो 10 प्रश्न होते हैं राजभाषा के, उनका हम अलग से वीडियो बनाते हैं। और उनका जो अलग से वीडियो बनाने का जो कारण है वो यही कारण है कि ये 10 राजभाषा के प्रश्न आते हैं, ये पेपर का 10% होती है। और ये 10% आपको 60% क्रॉस करने में भी सहायक होते हैं ये प्रश्न, और आपकी मेरिट बनाने में भी सहायक होते हैं। और ये बहुत इजी टॉपिक है, मात्र इसको 1-2 दिन की तैयारी से इसको तैयार किया जा सकता है और 10 में से 10 इसमें नंबर लिए जा सकते हैं। इसलिए बी आर क्लासेस का ये मकसद है कि राजभाषा का वीडियो अलग से होना चाहिए और उसका मैक्सिमम जो रेल साथी हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं। 101 प्रश्न है, राजभाषा का है, ये पार्ट थर्ड है आपके बेंगलोर डिवीजन का। तो 100 तक हमने कर लिए थे, 101 अपन आ जाते हैं। पहला प्रश्न है राजभाषा का, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी जोनल पे, जोनल लेवल पर क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोनल लेवल पर अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो GM महोदय साहब होते हैं, GM महोदय होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 101 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 102 है, इन ए ईयर हाउ फ्रिक्वेंटली हिंदी वर्कशॉप शुड बी कंडक्ट। वर्ष में कितनी बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए? तो यह आपके 3 मंथ में एक बार होती है। 3 मंथ में एक बार होती है। अगर इसको साल के हिसाब से देखें तो 1 ईयर में ये आपके 1 ईयर में यह 4 बार हो जाएगी। 1 ईयर में आपके यह 4 बार हो जाएगी। तो यहाँ तिमाही में एक बार है, 6 माही में एक बार है, वर्ष में एक बार है, 2 साल में एक बार है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। 3 माही में एक बार बोल सकते हैं, या फिर आप वर्ष में इसको 1 ईयर में इसको 4 बार बोल सकते हैं, जो कि आपकी दोनों ही सही है। 1 वर्ष में 4 बार और 3 मंथ में एक बार, तो दोनों यहाँ सही है। यहाँ तिमाही में एक बार था, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए लेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय सर, व्हाट इज द फाइनल एग्जाम प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ क्लेरिकल स्टाफ। केंद्रीय सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं साथियों, यहाँ 3 पाठ्यक्रम होते हैं। एक आपका पहला प्रबोध होता है, इस प्रबोध को हम प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। इसको हम प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि ये 3 पाठ्यक्रम होते हैं। पहला आपके इसमें प्रबोध हो जाएगा, तो ये 3 पाठ्यक्रम होते हैं। और दूसरा जो आपके होता है प्रवीण होता है, और तीसरा जो होता है वो प्राज्ञ होता है। अब प्राज्ञ और पारंगत ये एक ही पाठ्यक्रम है, तो यहाँ 3 पाठ्यक्रम माने गए हैं। पारंगत और प्रज्ञा एक ही है, इसलिए जब भी हम इसको लिखते हैं तो लास्ट में प्राज्ञ लिखते हैं, इसलिए प्राज्ञ को अंतिम पाठ्यक्रम, यहाँ पूछा है अंतिम पाठ्यक्रम, इसलिए प्राज्ञ को अंतिम पाठ्यक्रम माना गया। अब ये जो प्रबोध होता है प्रारंभिक पाठ्यक्रम होता है, ये आपके प्राइमरी लेवल का होता है, और इसका जो कार्य दिवस होता है
वो 25 डेज होता है। इसका जो कार्य दिवस होता है वो 25 डेज होता है। इसी प्रकार से प्रवीण जो आपका है वो आपके मिडिल लेवल का पाठ्यक्रम होता है, मिडिल लेवल का होता है, यानी कि 5वीं से 8वीं। और ये होता है प्रबोध होता है जो 5वीं तक का होता है। तो ये मिडिल होता है 5वीं से 8वीं तक का, और इसका जो कार्य दिवस होता है वो 20 डेज होता है, 20 डेज होता है। फिर आपका जो तीसरा है वो प्राज्ञ आता है, यह आपके मिडिल से, यानी इसको बोल सकते हैं अपन सेकेंडरी लेवल का होता है, यानी 8वीं से 10वीं, ये सेकेंडरी लेवल का होता है। और ये अंतिम पाठ्यक्रम होता है प्राज्ञ। ये पारंगत इसी का रूप है, इसलिए पारंगत कोई अलग नहीं है। इसलिए जब भी बोलेंगे केवल 3 पाठ्यक्रम बोलेंगे, 3 में प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ आ जाएगा। और ये जो आपका प्राज्ञ है ये अंतिम पाठ्यक्रम होता है, और ये 8वीं से 10वीं लेवल तक यानी सेकेंडरी लेवल का होता है। और इसका जो कार्य दिवस है वो 15 डेज होता है। और ये भी राजी, इनकी जो एग्जाम है वो साल में 2 बार आयोजित होती है, मई और नवंबर, 2 बार इसकी आयोजित होती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनके यदि 70% से पूछा जाता है कई बार प्रज्ञा पास करने के लिए 70% से ऊपर कितने पुरस्कार राशि है, तो वो है आपकी 1600 रुपये, 2000 रुपये और 2400 रुपये है। प्राग की 24 है, प्रवीण की 2000 है, प्रबोध की 1600 रुपये। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ आंसर जो 103 में होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए, मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग द बुक ऑफ हिंदी पोएम्स बाय द रेलवे बोर्ड। हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड द्वारा, देखिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पूछा है हिंदी पोइम्स, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपके जो प्रेमचंद जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है आपके कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, गद्य पद संग्रह, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो राशि होती है वो प्रथम राशि 20,000 होती है, और दूसरी राशि होती है जो 10,000 होती है, और तीसरी राशि होती है जो आपके 7,000 होती है। ये आपको सभी को ध्यान होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेमचंद आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद संग्रह, ये प्रेमचंद पुरस्कार है। महादेवी वर्मा कोई पुरस्कार नहीं होता है, कबीरदास कोई पुरस्कार नहीं होता है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार होता है जो काव्य लेखन के लिए दिया जाता है, इसमें आपका काव्य लेखन आता है, इसके काव्य लेखन आता है। इसकी राशि भी वही सेम राशि है, 20,000, 10,000, 7,000 रुपए। ये मैथिली शरण गुप्त है जो काव्य लेखन के लिए आता है। तो यहाँ हिंदी कविता संकलन लिखने पर, हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम क्या होता है? तो यहाँ हिंदी कविता बोला है, तो ये होता है काव्य लेखन के लिए होता है। तो यहाँ कविता शब्द हमने लिया है, पोइम्स लिया है, हिंदी पोइम्स, तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार आएगा। तो यहाँ 104 में ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है जो आपके काव्य लेखन के लिए दिया जाता है, काव्य संग्रह। सॉरी माफ करना साथियों, यह कविता संकलन के लिए पूछ रहा है, संकलन के लिए। यहाँ संकलन शब्द अपने को पकड़ना पड़ेगा, संग्रह के लिए, कविता संग्रह के लिए। तो कविता संग्रह के लिए मैथिली शरण दिया जाता है, ये आप ध्यान रखें। इसकी राशि भी वही होती है, और ये आपके कहानी, गद्य पद संग्रह, उपन्यास, यहाँ कविता संकलन लिया है। यहाँ सब जो शब्द पकड़ेंगे हम
वो पकड़ेंगे संकलन, संकलन कविता संकलन के लिए, यानी काव्य संकलन या कविता संकलन, ये मैथिली शरण आ जाएगा आपका। तो यहाँ 104 में डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, राइट द हिंदी वर्जन ऑफ इमीडिएट। इमीडिएट का हिंदी वर्जन क्या होगा? तो इसका होगा तत्काल, तुरंत, तत्काल, तुरंत, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो 105 में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये आपका गृह मंत्रालय करता है। राजभाषा पे जो वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है वो गृह मंत्रालय करता है। तो 106 में आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्रालय। इसको होम मिनिस्ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 107 है, हाउ मेनी इंस्पेक्शन इन ए मंथ आर मैंडेटरी फॉर राजभाषा अधिकारी ऑफ रेलवे। रेलवे में राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रति माह कितने निरीक्षण करना अनिवार्य है? तो वो एक निरीक्षण करना प्रति माह, पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ एक निरीक्षण। तो ये आपके यहाँ जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। रेलवे में राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रति माह कितने निरीक्षण करना अनिवार्य है? तो वो एक निरीक्षण आएगा साथियों, पर मंथ 1 निरीक्षण। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये 108 है जो आपका सुपरहिट प्रश्न है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके माननीय सम्मान्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, ये आपके केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 109 है, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग OL पॉलिसी अवेलेबल इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 5 के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो मैंने आपको बताया था साथियों, पिछला वीडियो मैंने डाला था, उसमें बताया था भाग 5 के लिए 120 आता है और भाग 6 के लिए आपका आता है 210 आता है आर्टिकल, और भाग जो 17 है उसके लिए आते हैं 343 से 351। और ये 343 से 351 भी आप पढ़ लेना किस किस के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजभाषा की दृष्टि से। तो यहाँ पर भाग 5 के लिए पूछा, इसलिए 120 आर्टिकल हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ए 109 में ए राइट हो जाएगा। और ये व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेशन पास्ड, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो ये आपके 1968 में पारित हुआ था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, राजभाषा संकल्प जो पारित हुआ था 1968 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई ज्यादा बार तो नहीं आता, इसको मीडियम लेवल पे हम रख सकते हैं, अक्सर ये रिपीट होता है। तो राजभाषा संकल्प जो पारित हुआ था वो 1968 में हुआ था। इस हिसाब से यहाँ जो अपना आंसर देखते हैं वो ऑप्शन डी में है। तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा 110 में। तो ये थे साथियों राजभाषा के 10%, जो कि अपन जे इंटरमीडिएट के 25% जो कोटा होता है, इसको आप IMQ बोलते हैं या MJI बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोटा होता है, या आपके LDC 25% कोटा होता है मैकेनिकल का। उस पेपर में से ये 10% लिए गए थे। इस प्रकार से हमारा ये 110 प्रश्नों का पेपर समाप्त होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 50 तक लिए थे, और जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने 51 से 100 तक लिए थे, और ये लास्ट पार्ट था जिसमें हमने 101 से 110 तक राजभाषा के लिए हैं। तो राजभाषा का हम प्रत्येक प्रश्न पत्र में से अलग से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय रेलवे।